नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधी सूचना आपको मिले। आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ओंकार चौधरी सर। तो ओंकार चौधरी शो और ओशियन नेटवर्क से। सर बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सर वैसे तो अपने आप को कथित गांधीगिरी कहने वाले फर्जी गांधियों की कांग्रेस जिसके वो मालिक हैं, अब इस समय स्वानगिरी पर उतर आए हैं, भौभौगिरी पर उतर आए हैं। तीसरा शब्द मैं कहना नहीं चाहता, वो दर्शक खुद समझ सकते हैं और कांग्रेस उसे समझा रही है, न सिर्फ समझा रही है, दिखा भी रही है। पहले बंद कार में दिखाया, फिर बोल के बताया, फिर संसद के अंदर कौन से चौपाए रहते हैं, उनको बताया, काटने वाले, भौंकने वाला, ये सब अस्तर हो चुका है। लेकिन इस बीच कांग्रेस जिसको कि नैतिक जीत की आदत पड़ गई है और उसके इकोसिस्टम को बार-बार कांग्रेस को नैतिक जीतता हुआ करार देने की आदत पड़ गई है। एसआईआर पर घेरेंगे। सर ठीक है, एसआईआर पर घेरेंगे और 9 तारीख से सरकार ने ये मान लिया कि चलिए ठीक है, हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही सरकार ने माना, कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस के नेता अपने विजय के हुंकार भर रहे हैं कि देखो देखो हमने सरकार को मजबूर कर दिया और अब हम एसआईआर पर इनको बताएंगे। लेकिन सर मुझे इनके इकोसिस्टम और कांग्रेस के नेताओं के समझ पर हंसी आती है। ये कह रहे हैं कि चुनाव सुधार जिस पर कि 9 तारीख से संसद में चर्चा शुरू होगी, सरकार ने खुद कहा कि ठीक है आइए चर्चा कर लेते हैं। लेकिन चुनाव सुधार पर चर्चा, एसआईआर चुनाव सुधार के अंदर नहीं आता। और दूसरी बात, एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है, एसआईआर सरकार करा ही नहीं रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हूं या सही, ये आप इसको विश्लेषित करिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को उन्हीं के ट्रैप में फंसा लिया है सरकार ने। और जब चुनाव सुधार पर चर्चा 9 तारीख से शुरू होगी तो एसआईआर पर चर्चा बनती ही नहीं, क्योंकि सरकार एसआईआर करा ही नहीं रही है। तो आप कोई तुक, कोई आधार संवैधानिक रूप से नहीं निकाल सकते कि एसआईआर पर हम चर्चा करेंगे। सरकार चुनाव सुधार पर चर्चा करेगी और चुनाव सुधार जो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है, वो है एक देश एक चुनाव। कोई भी चुनाव सुधार अगर संसद में बात की जा सकती हो तो ये यही होगा। क्या सर मैं गलत अंदाजा लगा रहा हूं या कुछ कुछ ठीक अंदाजा लगा रहा हूं कि सरकार ने इनको इन्हीं के जाल में पटक के फंसा लिया है और अब सरकार 9 तारीख से इनिशिएट करेगी कि एक देश एक चुनाव और ये एसआईआर एक बार फिर चिल्लाते रह जाएंगे। ये तो उल्टा पड़ रहा है सर। देखिए, हमेशा और हर बार यही तो होता है। आप 2014 से लेकर के अब तक के इनके सारे तमाशे देख लीजिए। जिन जिन विषयों पर भी इन्होंने पार्लियामेंट को बाधित किया है, चलने से रोका है, और ये एक सतत प्रक्रिया अपना ली है इन्होंने कि शुरू के 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह या कभी-कभी 2 सप्ताह इनको पार्लियामेंट को रोक करके रखना है, उसमें कामकाज नहीं होने देना। लेकिन क्या सरकार भी रुकी है या पार्लियामेंट जो जरूरी विधायी कार्य थे वो पार्लियामेंट ने नहीं पूरे किए या उनको पारित कराने में सफल नहीं रही सरकार? तमाम महत्वपूर्ण विधेयक हमने पारित होते हुए देखे हैं, उनको कानून बनते हुए देखा है। बात एक्चुअल में ये है कि जो राष्ट्र के समक्ष या अलग-अलग क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, जो आकांक्षी जनता अपने चुने हुए सांसदों से अपेक्षा करती है कि वो उनके क्षेत्रों के जो भी प्रमुख मुद्दे हैं उनको संसद में उठाए जाकर के सरकार को घेरे, उन पर जवाब ले। उस तरफ तो अगर देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, बल्कि शून्य है। बहुत कम सांसद विपक्ष के ऐसे हैं जो प्रश्न लगाते हैं और उनके जवाब सदन के पटल पर रखे जाते हैं या जिन पर सरकार को जवाब देने के लिए ये लोग बाध्य करते हैं। पिछली बार या पिछली बार से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज किया था। पहले दिन जब एक रवायत है कि मीडिया से बात करते हैं प्रधानमंत्री,
और उसके बाद जो है उनको कहते हैं कि भाई मीडिया को बताते हैं कि पार्लियामेंट एक्चुअल में किन किन मुद्दों पर चर्चा करने जा रही है या इस समय क्या बिजनेस पार्लियामेंट के सामने है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था कि ये पहली बार हो रहा है 2014 के बाद कि जब कोई विदेशी चिंगारी नहीं फूटी है। पेगासस या कोई हिंडनबर्ग या कोई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या कोई अमेरिका से डीप स्टेट का कोई दिशा निर्देश या जॉर्ज सोरोस का कोई एजेंडा पहली बार विपक्ष की तरफ से नहीं उछाला गया है पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले। आपको याद होगा मणिपुर की तथाकथित सीडी 70 दिन तक दबा करके रखी थी इन लोगों ने, और पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहली शाम को या शायद 48 घंटे पहले उसको मीडिया को जारी करवाया गया था। तो प्रधानमंत्री का ये तंज था। इस बार भी प्रधानमंत्री चूके नहीं, उन्होंने कहा कि ये बिहार की हार के बाद यहाँ ड्रामा करेंगे, लेकिन थोड़े से आंसू बचा करके रखने चाहिए, क्योंकि वहां हारने के बाद भी ड्रामा कर चुके हैं। अभी जहां जा रहे हैं वहां भी ड्रामा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हारना तो वहां भी है। वो केले के छिलके वाला प्रकरण आपने सुना होगा। एक प्राणी जो है वो केले के छिलके पर पैर रखते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, आगे चलते हैं, फिर एक केले का छिलका दिखाई देता है, फिर गिरते हैं, ये फिर खड़े होते हैं, चलते हैं, तो तीसरा केले का छिलका फिर बोला फिर गिरना पड़ेगा। तो इनको गिरने की आदत हो गई है और इनको पता है कि केले के छिलके पर पैर रखेंगे तो गिरेंगे, लेकिन उससे बच कर के निकलना इनको शायद आता नहीं है। हर बार मुंह की खाते हैं, हर बार यही होता है, हर बार कुछ मुद्दों को उठाते हैं, हर बार सरकार इनको पटक देती है, सदन के पटल पर भी और सदन के बाहर भी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनमें भी, क्योंकि इनको केवल और केवल अवनीश जी हंगामा करना है। इनको सरकार की छवि को खराब करना है, इनको प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उछालना है। पर आरोप या कीचड़ उसके ऊपर तो चस्पा होते हैं जिसकी छवि वैसी होती है। जिसकी छवि ही खराब ना हो उस पर आप लाख आरोप बरसाते रहिए, कीचड़ उछालते रहिए, वो चिपकेगा नहीं। एक दिन पहले ही इन्होंने कितना बेहुदा एक एआई जनरेट वीडियो जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री को किसी अंतरराष्ट्रीय समिट में चाय बेचते हुए दिखाया गया है। इससे पहले उनकी माताजी के साथ उनका एक संवाद दिखाया गया था। इससे पहले भी बिहार चुनाव के समय ये प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को गाली निकाल चुके हैं। प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने। तो हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी के 19 एमएलए चुन करके आए थे, इस बार 6 आए हैं। और यही होना है, यही होना है। अब जो मूल विषय आपने उठाया है उस पर आ जाते हैं। देखिए, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, क्या ये लोग नहीं जानते हैं? पता तो इनको भी है, और इनको ये भी पता है कि पहली बार नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। इससे पहले 8 बार तो हो चुका, टुकड़ों टुकड़ों में कुछ और बार भी हो चुका है। और इनके पड़नाना या नाना जो भी थे उनके कार्यकाल में भी, इनकी दादी के कार्यकाल में भी, इनके पिताजी के कार्यकाल में भी, और पीवी नरसिम्हा राव, और फिर मनमोहन सिंह से पहले अटल जी के समय भी ये सब हो चुका है। तो इस बार ऐसी कौन सी आफत आ रही है? एक्चुअल में ये मैसेज भेजना चाहते हैं उन लोगों को जिनको इन्होंने पिछले 1.5-2 दशक में बड़ी मेहनत से घुसपैठ करा करके जगह जगह कैंप कराया था। उसके बाद उनके राशन कार्ड से लेकर के उनके मतपत्र तक और तमाम डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड से लेकर के सारी चीजें मुहैया कराई, और जो एक्चुअल में इस बीच दिवंगत हुए उनके स्थान पर या जो पलायन कर गए कहीं दूसरी जगह नौकरी की तलाश में, उनकी जगह पर उनको किसी तरीके से खड़े करके, और जो एक मिली भगत होती है हमेशा, अगर इनकी सरकार है तो वहां थोड़ा आसान हो जाता है, चुनाव आयोग भी क्या कर लेगा, वहां आंखों में धूल झोंकना जरा आसान हो जाता है। तो जो खेल ये करा रहे थे वो खेल बंद करने का काम इस समय चुनाव आयोग कर रहा है। और ये हमले जरूर कर रहे हैं
प्रधानमंत्री मोदी पर या अमित शाह पर, एक्चुअल में इनके निशाने पर सीधे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। क्योंकि ज्ञानेश कुमार इनकी गालियां बकने के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो होकर के रहेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि मतदाता सूची को साफ सुथरा करे। अगर आपके पास कोई ऐसे नाम हैं जिनको आपको लगता है कि भाई ये तो योग्य थे, इनका तो नाम मतदाता सूची में आया नहीं, और ऐसे नाम आप बता दीजिए जो अयोग्य हों और मतदाता सूची में रह गए हों। एसआईआर प्रक्रिया का मतलब ही ये है कि जो अयोग्य हैं उनको निकालो, यानी जो इस दुनिया में नहीं है उनको निकालो, जो अपने मूल स्थानों पर नहीं है कहीं और शिफ्ट कर गए उनका निकालो, जिनके 2 जगह नाम आ रहे हैं उनको निकालो। अगर कोई घुसपैठिया है, विदेशी है, और उसने यहाँ गलत तरीके से आकर के घुसपैठ करके और किसी तरीके से तमाम तरह के सुख सुविधाएं हासिल करने के लिए, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं फर्जी, तो उनकी शिनाख्त भी हो जाए और उनके नाम भी मतदाता सूची से हट जाए। अब मुझे ये बताइए कि इस पर किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? अगर इनको ऐतराज है और ये इसी जिद पर अड़े हुए हैं, पिछले सदन में भी तो इन्होंने यही किया था जब बिहार में ये सब चल रहा था, इस बार भी इन्होंने यही तमाशा शुरू किया। तो प्रधानमंत्री को पता था कि ये ड्रामा करेंगे, तो अभी सरकार ने कहा कि ठीक है, आ जाओ मैदान में भाई, चर्चा करा लेते हैं। कोई दूसरा नाम दे देंगे इसका। एसआईआर तो नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो सदन में आकर के आपके सवालों के जवाब दे नहीं सकते, तो कोई और बहाने, चलो आप एसआईआर की बात करना, हम चुनाव सुधार की बात करेंगे। तो आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट पकड़ा है कि एक अच्छा मौका इन्होंने सरकार को दे दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन ऑलरेडी हो चुका था। वो अपनी सिफारिशें दे चुकी है कि राष्ट्रपति जी को सबमिट कर चुकी, केंद्र सरकार के पास वो रिपोर्ट आ चुकी, जिसमें एक देश एक चुनाव की अनुशंसाएं हैं। वो सारी सिफारिशें हैं कि अगर मान लिया 5 साल के लिए कोई सदन चुना गया है, विधानमंडल का गठन हुआ है, और बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि सरकार गिर जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या मध्यावधि चुनाव के लिए जाए वो राज्य? क्या व्यवस्था हो सकती है? वो सारी चीजें, क्योंकि मध्यावधि चुनाव के लिए अगर कोई राज्य जाता है तो फिर वही तमाशा शुरू होगा, यानी हर 5 साल में चुनाव ना होकर के फिर वही 2 साल 3 साल बाद फिर किसी विधानसभा के लिए चुनाव होगा। तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जाए, ये भी सारी अनुशंसाएं, सारी सिफारिशें उसमें हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने दरवाजा खोल दिया है और सरकार के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर, और सरकार के लिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जानबूझ के रास्ते मुहैया करा देते हैं। या तो इनको इनकी इतनी जानकारी नहीं है, और नहीं तो इनको जरूरत से ज्यादा जानकारी है। और जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को ये नहीं पता है कि पेट्स अलाउ हैं कि नहीं है, वो उल्टा पूछ रहे हैं अलाउ नहीं है क्या? अच्छा, मतलब गजब हाल है इनका। और सर आपने कामकाज की बात की, तो मैं दर्शकों को जरा दिखा और आपकी जानकारी में भी लिया देता हूं। ऐसा नहीं है, इस सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है सर कि इसने भरपूर काम संसद के किसी भी सत्र में किए हैं पिछले 11 सालों में। और इस बार भी देखिए आप 19 तक चलेगा ये, और इसमें कुल 15 बैठकें होनी है, और 15 में से 14 विधेयक ऑलरेडी सरकार इस सत्र में पास कराएगी और उस पर काम कर रही है, और बड़े महत्वपूर्ण है। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 है, दिवालिया और दिवालिया बैंकरप्सी कानून है, मणिपुर वस्तु और सेवा कर है, उस पर ये नाम नहीं ले रहे हैं, रिपीलिंग और संशोधन है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, परमाणु ऊर्जा है, कारपोरेट कानून है, सिक्योरिटीज मार्केट है, बीमा है, मध्यस्थता और सुलह है, उच्च शिक्षा के लिए है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का है, स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, और उसी के साथ प्रथम पूरक अनुदान मांगों वाला।
तो सरकार तो अपने 14 काम की लिस्ट तैयार करके बैठी है और उस पर वो भरपूर काम भी करा रही है। अब एक चीज अगर हम इसी पर आ जाएं कि भैया आप एक देश एक चुनाव वाले ट्रैप में खुद फंस रहे हैं और आपने बिल्कुल सही है कहा, आप एसआईआर एसआईआर चिल्लाइएगा और सरकार अपनी बात करेगी, लेकिन सरकार जब चर्चा के लिए तैयार हुई है और ये कह रही है कि आपके मुताबिक तैयार हो रही है, तो लिस्ट तो सरकार की होगी। वही होता है कि जगह भी हमारी, तारीख भी हमारी और लिस्ट भी हमारा। अब चर्चा से भागोगे कैसे? अगर भागोगे तो फिर एक्सपोज होगे। लेकिन उसी के साथ सर आपके भी संज्ञान में ले आ दूं, 2025 आ गया, एक तरफ एसआईआर हो रहा है यानी मतदाता सूची बिल्कुल करेक्ट हो रही है और इसी के साथ साथ परसीमन भी ड्यू है, यानी लोकसभा की सदस्यों की संख्या। अच्छा, लोकसभा में कितने सदस्य होंगे कितने नहीं होंगे, ये मतदाता सूची और वोटर की संख्या पर निर्धारित होती है। तो आप देखिए कितना क्रमबद्ध काम सरकार कर रही है। पहले एसआईआर हो रहा है, पैन इंडिया हो जाएगा, नंबर्स बिल्कुल टनाटन 100% शुद्ध, मतदाता सूची तैयार। मतदाता सूची तैयार, तब आप ये डिसाइड करेंगे कि मोदी जी ने जो सेंट्रल विस्टा में नया संसद भवन बनाया है जिसमें 900 से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी है, तो अब सीटें भरेंगी कैसे? साथ ही 25% महिला आरक्षण वो भी आ रहा है। तो ये 33 सारी चीजें, 33 सॉरी 33%। 33%, हाँ हाँ। 33% महिला आरक्षण वो भी आ रहा है। समय सीमा आ रही है, परसीमन भी होना है। अब कहाँ बचोगे तुम? और एक देश एक कानून एक चुनाव, ये भी सारा संयोग त्रिवेणी की तरफ, संगम की तरफ जा रहा है और इनको हवा ही नहीं है। ये कभी कुत्तागिरी, कभी भौंभौगिरी, कभी प्रधानमंत्री को गाली, कभी हाफ पैंट, कभी फुल पैंट, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। अभी अवनीश जी एनआरसी भी आएगा, अभी एनआरसी भी आएगा और ये रोक नहीं पाएंगे, ये सिर्फ चिल्ला पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी गड़बड़ियां हैं सिस्टम में, जो सिस्टम को करप्ट कर रही हैं, जो गलत तरीकों से गलत लोगों को सदनों तक भेज रही हैं और जिनके जरिए वो जा रहे हैं, वो सारे तमाशे, वो सारी विद्रूपताएं खत्म होनी ही होनी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कैरेक्टर को जानते हैं, उनके तौर तरीकों को जानते हैं, उनकी संकल्पबद्धता को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि संकल्प को सिद्धि तक कैसे ले जाते हैं वो लोग। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपने जीवन में 370 को हटते हुए देखेंगे, 35 ए को हटते हुए देखेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि वक्फ की जो ये हजारों लाखों एकड़ जमीन ये दबाए पड़े हैं, कुंडली मारे बैठे हैं, वो कभी इनके कब्जे से मुक्त होकर के सर्वमान्य के कल्याण के लिए रिलीज करा पाएगी सरकार। वो काम भी हो रहा है, कराया ही है। किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी के समय ही, अमित शाह के समय ही, राजनाथ सिंह के रहते हुए आतंकवाद जो है वो दीवार पर लग जाएगा, जाकर के उसको दीवार पर लगा देंगे, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा इस देश से, अलगाववादी धूम दबा करके चुपचाप बैठ जाएंगे, पत्थरबाज गायब हो जाएंगे। किसने सोचा था ये? और जगह जगह जहां जहां इनको संरक्षण मिल रहा था वो भी, और जो इनके फंडर हैं वो भी, वो सब या तो तिहाड़ की जेल में या कहीं दूसरी सेंट्रल जेल में जो है। अब अमृतपाल जैसा, जिसको दुबई से जो ट्रक ड्राइविंग का काम करता था, उसको एक बड़ा दूसरा भिंडरा वाला बना करके पैदा करने की कोशिश की गई थी पंजाब में, कि हम विदेशों में बैठ करके साजिशें रचेंगे और ये पंजाब को वहां जा करके अशांत करेगा और सुलगाएगा और देश को तोड़ने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। क्या इलाज किया उसका? डिब्रूगढ़ जेल में पड़ा हुआ है, सांसद चुने जाने के बावजूद। इसी तरीके से कभी लद्दाख से गिरफ्तार करके जोधपुर की सेंट्रल जेल में डाला गया है, उसको भी कहीं से खुराक मिल रही थी, वो भी जाकर के मोहम्मद यूनुस की गलवहियां कर रहा था। तो ये वांगचुक वगैरह
तो मेरा कहना ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये पूरी तरीके से आंख खोल करके, बल्कि आंख ही खोल करके नहीं, आंख कान और जो आपके जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको सजग करके देख रही है कि कहां से क्या हो रहा है। और थोड़ा समय और गुजरने दीजिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं अपने प्रोग्राम में भी, 2047 तक अगर आपको भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की पांत में ले जाकर के खड़ा करना है, जिसकी तरफ बहुत तेजी से हम बढ़ चुके हैं, और इसीलिए बहुत बहुत सारी बाहरी भीतरी ताकतों के पेट में दर्द हो रहा है। अगर आपको विकसित राष्ट्र बनाना है तो जितने रोड़े हैं ना ये आपकी राह के, जो बार बार आप बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बन करके आपकी राह को रोक देते हैं, इन सबको साफ करना पड़ेगा। और इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता, बहुत बड़ा अनुशासन, बहुत बड़ा संकल्प चाहिए। वो इस सरकार में दिखाई दे रहा है। ये सरकार नहीं करेगी अवनीश जी तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम डे वन से देख रहे हैं कि जितने आर्थिक और दूसरे सुधार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने किए हैं, जी। वो वही सरकार कर सकती है जिसको अपने गिरने का, अपने जाने का भय ही ना हो। वरना मुझे बताइए कि क्या विमुद्रीकरण हो सकता था? क्या जीएसटी लागू हो सकता था? और किस किस तरह के षड्यंत्र, किस किस तरह के नाटक नौटंकी हर मामले में किए गए हैं। सदनों को रोका गया और विदेशों की यात्राएं कर करके ऐसी ऐसी टूल किट पर काम किए गए हैं। वैसे तो इनको पता है ना कि जो पॉलिटिकल बैटल है उसमें तो ये चुनाव मैदान में तो नहीं हरा सकते नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, क्योंकि उनकी सॉलिड रणनीति होती है। हर राज्य को लेकर के अलग तरह की रणनीति बनाते हैं वो, और महीनों पहले से, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक राज्य में आज रिजल्ट आए हैं बिहार में, अब अगले बिहार के चुनाव की तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। और जितनी योजनाएं बनेंगी, जितनी वो जमीन पर उतरेंगी और किन किन क्षेत्रों को और कैसे काम करना है वो सारी उनके दिमाग में है। सर जी। सर जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया, थोड़ी देर प्रधानमंत्री जी ने जो शाम को बोला और उसके तुरंत बाद बंगाल को लेके बड़ी बैठकें उसी भाजपा ऑफिस में शुरू हो गई। वार रूम भी स्थापित हो गया, कलकत्ता में भी और दिल्ली में भी, स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए। ये तो उसके है। अगले उसके अगले दिन अवनीश जी कलकत्ता में एक बड़ी बैठक थी। बैठक हो गई। और और देखिए, हरियाणा में जो संघ की पूरी टीम लगी हुई थी, हरियाणा का रिजल्ट आते ही महाराष्ट्र रवाना हो गई थी। महाराष्ट्र का रिजल्ट आते ही दिल्ली रवाना हो गई थी। दिल्ली का रिजल्ट आते ही बिहार रवाना हो गई थी। बिहार का रिजल्ट आते ही वो पश्चिम बंगाल रवाना हो चुकी थी। तो इतना सिस्टमेटिकल ये काम करते हैं, अंदाजा भी नहीं है इस विपक्ष को। हाँ, केवल मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी को पता है। ममता बनर्जी को इनकी ताकत का अंदाजा है, इसलिए वो लगातार एसआईआर का विरोध भी कर रही है। अपनी पूरी टीम को, पूरी पार्टी को एसआईआर के काम में झोंक भी रखा है झोंक भी कि रखा है। कहीं हमारे मतदाता रह ना जाएं, कहीं किसी का वोट कट ना जाए। और एसआईआर का विरोध करते हुए मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार तक पहुंच गई। कल मालदा, अरे कूच सर, बिहार और मुर्शिदाबाद में थी। सर मुर्शिदाबाद का जो विधायक जो बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पाले बैठा था, उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया जी जी जी। कि फर्जी वोट तो हमारे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू भी हमको तौल दें। तो तो ये लोग एक्चुअल पे राजनीति और आज आज क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और उनकी प्रिय बहन जी कह रही हैं कि जो विदेशी डेलीगेशन आते हैं उनसे विपक्ष को मिलने नहीं दिया जाता है। कितने मासूम हैं, इनकी राहुल ने अपना नाम मासूमियत। लिया है, और हाँ हाँ, कह रहे हैं कि मोदी इनकी, जी हमको पुतिन से मिलने नहीं देना चाहते। हाँ, ये पुतिन आ रहे हैं तो इनको याद आया कि मैं एलओपी भी हूं। यस।
वरना ये तो इनको तो पता ही नहीं है कि ये एलओपी हैं और एलओपी का दायित्व क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। केवल अधिकार की बात करते हैं, जो दायित्व होते हैं एलओपी के वो भूल चुके हैं। और सदन में किस तरह आते हैं, कोई कोई भूल सकता है क्या? कल सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक दिन तो रात को विधेयक पारित होना था, ये रात को पजामे में और चप्पल में सदन में पहुंच गए थे। आप अंदाजा लगा बस सकते हैं। उसकी तस्वीरें जो आई थी सर, जो लोअर में हमारी और स्लीपर में। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका किस तरीके से ये अपमान कर रहे हैं, ये देश और देशवासी भूल सकते हैं क्या? और अगर आपको राज्य दर राज्य लोगों के गुस्से का अंदाजा नहीं हो पा रहा है, तो फिर कोई ट्यूशन से भी आपको ये चीजें नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता। क्योंकि आप अहंकार में, मद में चूर हैं अहंकार के, इससे आपको कोई नहीं उबार सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और एक चीज और, इनका मन भी बड़ा, बहुत बढ़ा हुआ है सर। आप समझते हैं अपने आप को, आप और आपका खानदान। सर, सोनिया गांधी किस संवैधानिक पद पे थी? कोई भी विदेशी मेहमान आए, वो सोनिया गांधी से मिलता था। आपने खालाम्मा का घर बना रखा था इस देश को और इस देश के प्रोटोकॉल को, और आज आपको अचानक याद आ रहा है कि एलओपी हैं हम। आपको इतना ज्ञान नहीं कि किस तरीके से आपको आपके ही जाल में घेरा जा रहा है और सकारात्मक काम करके घेरा जा रहा है। एसआईआर साहब, आपकी राजनैतिक नसबंदी का इंतजाम हो रहा है। आप अभी और औकात पर लाए जाएंगे राजनीतिक रूप से। एसआईआर से दशकों 100% शुद्ध वोटर लिस्ट, उसके बाद परसीमन, एनआरसी सर ने बता ही दिया। परसीमन के बाद 33% महिला आरक्षण, और उसके बाद आप करा रहे हैं चर्चा, तो लीजिए साहब, चुनाव सुधार पर चर्चा। और 9 तारीख से चर्चा शुरू होगी, 19 तक अभी सदन चलना है। सरकार खूब कायदे से बात करवाती है, आइए बात करिए, गलत बयाना ले लिया है आपने। और अब आप अपनी ही बनाई ओखली में अपना सर डाल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सर शीतकालीन सत्र के शुरुआत में ही 10 मिनट में कह दिया कि ड्रामा तुम्हारा अब नहीं चलेगा, डिलीवरी तो तुम ड्रामा करो, वो डिलीवर करेंगे सर। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट संज्ञान भी लेने वाली है। यस सर, यस सर। मतलब अब कैसे ना दर्द निकले सर, और कैसे ना भौं भौं निकले। सवाल ये होता है, अभी तो सर आवाज बदली है, अभी भाषा बदली है, अभी बिसात बदलेगी। और जब सेल में आदमी पहुंचता है ना सर, तो बहुत कुछ चीजें अपने आप डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आप संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन सरकार 15 बैठकों यानी 15 सीटिंग में 14 काम की लिस्ट और 14 की 14 ये सरकार करा के दिखाएगी। 11 साल ये उदाहरण है कि एक भी काम रुका नहीं है। जब नंबर हैं वहां भी, और जहां नंबर नहीं रहे हैं वहां भी आपने सदन का वॉकआउट किया है, तब भी आप सदन में चिल्लाते रहे हैं, तब भी सड़क से लेकर संसद तक आपका चिल्लाना काम है, सरकार का काम करना काम है। बहुत सही बयान दिए हैं आप। अब फंसिए नरेंद्र मोदी के जाल। सर, आपने समय दिया, और मैंने जो एक अंदाजा लगाया था कि क्या वाक़ई, क्योंकि बड़ी साफ-सी बात है, एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग आपको सदन में नहीं मिलेगा, सदन में सरकार मिलेगी, सरकार एसआईआर पर बात कर नहीं सकती, और सरकार चुनाव सुधार पर बात कर रही है। एक देश एक चुनाव, ये सरकार की प्रायोरिटी है, रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार है। अब आए हैं आप एक बार फिर सरकार की पिच पर, और वहां सरकार को खेलने बड़ा अच्छा आता है, आपको खेल का कोई ज्ञान नहीं है। सर, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दर्शकों, जिस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें इसी तरह स्नेह देते रहिए। तो एक बार फिर सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यानी अवनीश और ओमकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।